वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम ट्रांसफार्मर में उसकी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यदि यह एग्जाम जो आपके आईआईटी की एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होती, मतलब कि लिखित एग्जाम होती, तो उसमें जरूर पूछा जाता है दोस्तों। परंतु आपकी एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने के कारण यहीं से ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर निकल के आते हैं। तो हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में एक एक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर में ऐसी क्या अंदर की कौन सी प्रोसेस होती है और कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसके कारण लॉसेस होता है और कहाँ कहाँ रजिस्टिविटी प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। तो हम प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचेंगे दोस्तों। इनमें से बहुत सारे जो बेसिक पॉइंट है इसको हमने पहले भी समझ लिया है। तो ये जो V1 है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। प्राइमरी वाइंडिंग इसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। अब ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जो इनपुट सप्लाई देते हैं, तो ये सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज। तो ये प्राइमरी साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड। और प्राइमरी साइड में हम इनपुट सप्लाई देते हैं, अर्थात कि V1 जो है वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसमें। जब प्राइमरी वाइंडिंग को वोल्टेज V1 से जोड़ेंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी दोस्तों। तो ये प्राइमरी करंट I1 जो करंट होगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग की करंट है। प्राइमरी वाइंडिंग की करंट होगी दोस्तों। तो ये I1 करंट प्राइमरी वाइंडिंग की करंट है। अब इन प्राइमरी वाइंडिंग में अब वाइंडिंग लपेटी होने के कारण दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसफार्मर में इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो R1 है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा। और इसके कारण, क्योंकि ये इंडक्टिव लोड है या इंडक्टिव कॉइल होने के कारण, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, यह इंडक्टिव कॉइल होने के कारण इसका रिएक्टेंस भी होगा दोस्तों। ठीक है। तो इस वाइंडिंग का यहाँ पर रिएक्टेंस प्राप्त होगा हमें। ठीक है। जितने स्टूडेंट है माइक को म्यूट कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जूम ऐप से क्लास ली जा रही है। इसमें X1 क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का रिएक्टेंस हो जाएगा। चलिए, अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो ट्रांसफार्मर के में देखेंगे हम, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, ये प्रिंसिपल है दोस्तों, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत जिसे कहते हैं हिंदी में। इस अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के कारण ही सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होता है। परंतु जैसे ही हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जब सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पर दो करंट फ्लो होती है। एक तो आई ओमेगा करंट फ्लो होगी दोस्तों। ये आई नॉट को जो है, आई नॉट किसे कहेंगे, नो लोड करंट। आई नॉट को क्या कहेंगे, नो लोड करंट। नो लोड करंट। क्लियर है। आई नॉट क्या हो जाएगा, नो लोड करंट। और ये आई नॉट जो करंट होती है दोस्तों, आई जीरो इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम आई म्यू प्लस आई ओमेगा। अब ये जो आई नॉट मतलब कि नो लोड करेंट है, ये नो लोड करेंट दो पार्ट में डिवाइड हुई है, इसके दो कंपोनेंट है। तो दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे दोस्तों, एक हो जाएगी आई म्यू, अर्थात की मैग्नेटाइजिंग करंट। आई म्यू को क्या कहेंगे हम, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो इसके राइट हैंड साइड में, मतलब कि इसके हमने दो पैनल बना लिए और दो सिरा इसमें निकलेगा दोस्तों। तो एक आई म्यू जो होगा, ये हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग करंट, इसे कहेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट, आई म्यू को मैग्नेटाइजिंग करंट। और इसमें आई ओमेगा जो होगा दोस्तों, ये हो जाएगा वर्किंग करंट। आई ओमेगा क्या हो जाएगा, वर्किंग करंट दोस्तों। तो यहाँ पर दो चीज हमको याद रखना है। फ्लक्स सेटअप करने का मेन रोल होता है मैग्नेटाइजिंग करंट का, अर्थात कि इसके कोर में फ्लक्स सेटअप करने का काम कौन करता है, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जब मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होती, तभी फ्लक्स सेचुरेट होती है और फ्लक्स सेटअप होते हैं इसमें। तब प्राइमरी वाइंडिंग की जो है उसको म्यूचुअल इंडक्शन का सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होता है। ये जो E2 फ्लक्स सेटअप होने के बाद ही उत्पन्न होता है। क्लियर इतना। यहाँ पर जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, इसकी स्वयं की एक रजिस्टिविटी होगी।
जिसे कहेंगे नो लोड रिएक्टेंस, मतलब कि ये रिएक्टिव प्रॉपर्टी क्रिएट करेगी जिसे एक्स जीरो से शो करते हैं। तो ये एक्स क्या है दोस्तों, ये है रिएक्टेंस। एक्स को हम रिएक्टेंस को एक्स से शो करते हैं, तो ये हो जाएगा नो लोड रिएक्टेंस, नो लोड रिएक्टेंस जिसे एक्स जीरो से शो करेंगे दोस्तों। ये छोटे छोटे कंपोनेंट, इनको कैलकुलेट करके ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट समतुल्य सर्किट डायग्राम जिसे कहा जाता है, ट्रांसफार्मर का समतुल्य सर्किट डायग्राम। तो ट्रांसफार्मर के समतुल्य सर्किट डायग्राम में एक एक कंपोनेंट को जोड़कर पूरे ट्रांसफार्मर की इक्वेशन क्रिएट की जाती है। मतलब समतुल्य डायग्राम को एक एक चीजों को यहाँ पर डिफाइंड किया है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर बेसिकली दिखता नहीं लेकिन होता जरूर है। अर्थात ये थ्योरेटिकल जो कंपोनेंट होते हैं, ये थ्योरेटिकल जिस चीज को पढ़ते हैं, इस चीज को यहाँ पर शो किया गया है स्टूडेंट। क्लियर है। इसमें आई ओमेगा क्या होता है, वर्किंग करेंट। तो ये वर्क करती है, अर्थात कोर में जो फ्लक्स, जो करंट फ्लो होगी, जो फ्लक्स क्रिएट होगा, ये वर्किंग करंट के कारण होगा दोस्तों। इसी के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसके कारण इसका जो बेसिक कंपोनेंट होगा वर्किंग करंट का, वो हो जाएगा नो लोड रेजिस्टेंस। तो इसे आर जीरो से शो करते हैं। तो यहाँ पर नो लोड, इसका भी रेजिस्टेंस होता है नो लोड रेजिस्टेंस। तो नो लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर इसके आई ओमेगा कंपोनेंट से जुड़ा होगा, जिसे कहेंगे वर्किंग करंट। ठीक है। इसे आई डब्ल्यू कह सकते हैं, जहां तक आई डब्ल्यू इसे कहेंगे, क्योंकि ये वर्किंग करंट है दोस्तों। तो आई म्यू आई डब्ल्यू। ठीक है, वर्किंग करंट समझ में आ गया आपको। तो ये नो लोड करंट इज इक्वल टू आई म्यू प्लस आई डब्ल्यू, मतलब कि ये वर्किंग करंट हो गई। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जब वोल्टेज उत्पन्न होगा, तो ये जो आई टू करेंट है इसमें भी फ्लो होने लगेगी। तो ये बन जाएगा आई वन करेंट के कारण जो सेचुरेशन होगा, तो ये हो जाएगा आई टू डेस। ये क्या हो जाएगा, आई टू डेस। आई टू डेस इसको यहाँ पर सेचुरेट करेगी। तो इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उत्पन्न होगा दोस्तों, ये आई टू डेस के कारण होगा। अर्थात कि इवन जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण होता है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण होता है दोस्तों। और ये सेल्फ इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है, यहाँ पर E1 प्राप्त होगा, मतलब कि ईएमएफ जो उत्पन्न होगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग से अब सेकेंडरी वाइंडिंग में शिफ्ट होगा। अर्थात कि विदाउट एनी कनेक्शन प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज अप्लाई होगा, उसमें फ्लक्स ग्रंथन के कारण, फ्लक्स फाई के कारण इस दूसरे कोर में भी, दूसरे इस कोर में जो वाइंडिंग लपेटी गई है, उसमें वाइंडिंग में भी वोल्टेज उत्पन्न होने लगेगा। और यह वोल्टेज फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण होता है दोस्तों। तो फैराडे का इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया होती है अन्योन प्रेरण का सिद्धांत, जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन प्रेरण का सिद्धांत, इसके कारण वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न होगा। और सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पर जेड एल लोड कनेक्ट है दोस्तों। तो जेड एल जो है वो इंडक्टिव लोड हो गया, यहाँ पर इंडक्टिव लोड कनेक्ट किया गया है। क्लियर है। तो जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस उत्पन्न हुआ था, वैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग का भी, उसका भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होगा। तो यहाँ पर जब वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, तो ये करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर, नंबर ऑफ टर्न पर। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर मतलब कि फेरों की संख्या पर। यहाँ पर वोल्टेज मतलब ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन होगा, ये किसके माध्यम से पता चलेगा, फेरों की संख्या पर दोस्तों। तो फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर ये जो आर जीरो जो लिखा हुआ है, क्लियर है, आर जीरो जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये इसका रजिस्टिव कंपोनेंट होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का। और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट उत्पन्न होगी दोस्तों, ये आई टू करंट फ्लो होगी। ठीक है। और X2 क्या होगा दोस्तों, इसमें X2 इस कॉल्ड, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस होगा। X2 सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस होगा दोस्तों, और इससे लोड कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर सिचुएशन यदि देखें, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, आई म्यू और आई डब्ल्यू। तो मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग करंट यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल में मिलेंगे, और ये प्राइमरी साइड मिलेंगे दोस्तों।
क्लियर है सभी को, इतनी चीज समझ में आई। अब चलो देखते हैं इसमें बेसिक इसके कंपोनेंट। नो लोड जो करंट होती है वो सर्किट में फ्लो होती है, तो ये इसके कारण दो पॉइंट क्रिएट होते हैं, मतलब कि दो एक इक्वेशन होता है। नो लोड करंट और वर्किंग करंट, इसमें आई ओमेगा और आई म्यू, ये आई म्यू करंट, ये दोनों दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होते हैं। और ये जो एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, तो आर इक्वल क्या होता है, वी अपान आई। इसी से कंपैरिजन करेंगे तो ये जो रिएक्टेंस है दोस्तों, ये प्राइमरी जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ है, मतलब कि प्राइमरी ईएमएफ, प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ, और ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है दोस्तों, ये इसके अपान में हो जाएगा। तो मैग्नेटाइजिंग करंट अपान ये हो जाएगा, ईएमएफ अपान मैग्नेटाइजिंग करंट हो जाएगा। क्लियर है सभी को दोस्तों, सभी स्टूडेंट को क्लियर है। अब यहाँ पर जो R0 लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो R0 है ये सेकेंडरी वाइंडिंग का है, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पर इसे भी R0 से शो किया जाता है। क्लियर है, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग में जो उत्पन्न जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के कारण भी यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये जो R0 है या R0 है, ये E1 अपान क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। अर्थात ये कह सकते हैं, एक तो मैग्नेटिक सर्किट हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इलेक्ट्रिक सर्किट में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वर्किंग करंट होती है और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इसके अपान में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे इसे हम। और इसे कहेंगे स्टूडेंट मैग्नेटिक सर्किट। मतलब ये जो रिएक्टेंस है, ये समझो ये मैग्नेटिक सर्किट का है। तो मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस के कारण बाधा उत्पन्न होता है। तो ये जो रिलक्टेंस होता है, इस रिलक्टेंस के कारण भी बाधा उत्पन्न होता है। तो मैग्नेटिक पाथ में यहाँ पर बाधा उत्पन्न करने का काम करता है दोस्तों मैग्नेटिक सर्किट में। तो ये रिलक्टेंस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस का। तो ये इलेक्ट्रिकली और वो मैग्नेटिकली रूप से जुड़ा होगा। क्लियर है सभी को इतना। अब आगे यदि देखें तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के होता है, और ये होता है E2 अपान E1 इज इक्वल टू के। तो के इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो के ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। क्लियर है, यदि E1 ईएमएफ का मान हमें निकालना है तो E2 अपान क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर है इतना स्टूडेंट सभी को। अब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग जो है, प्राइमरी वाइंडिंग है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज देखेंगे हम, तो प्राइमरी इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, अभी इसके पहले था सेकेंडरी इक्विवेलेंट प्राइमरी, अब यहाँ प्राइमरी इक्विवेलेंट सेकेंडरी वोल्टेज देखेंगे हम। तो प्राइमरी के इक्विवेलेंट सेकेंडरी वोल्टेज को यदि देखा जाए तो इस इक्वेशन से हम इसे समझ सकते हैं। चलिए वो इक्वेशन क्या है इसे हम देखेंगे। तो प्राइमरी इक्विवेलेंट आप सेकेंडरी वोल्टेज में यदि देखें हम, तो प्राइमरी इक्विवेलेंट का सेकेंडरी वोल्टेज, इसमें E2 डेस जो यहाँ पर वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो ये जो E2 डेस है ये E2 अपान के हो जाएगा। और ये जो E2 डेस है ये E1 के बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, ठीक है दोस्तों, उसका मान है। अब यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है या ईएमएफ जिसे कहेंगे, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग का इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज हो जाएगा, अर्थात कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा। यहाँ पर ये जो V1 सप्लाई दिया है हमने, V1 वोल्टेज अप्लाई किया है, तब यहाँ पर वोल्टेज उत्पन्न हुआ सेकेंडरी में। तो V1 के कारण यहाँ पर E1 प्राप्त हुआ और V2 के कारण E2 प्राप्त हुआ यहाँ पे। तो इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन के रूप में दोस्तों। तो E2 डेज इज इक्वल टू E2 अपान के इज इक्वल टू E1, और V2 डेज इज इक्वल टू V2 अपान के हो जाएगा, इज इक्वल टू V1, क्योंकि E1 और V1 का मान जो है वो सेम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यदि इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में देखें तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, तो E2 डेज इज इक्वल टू के इंटू I2 हो जाएगा। तो E2 डेज को हमेशा के इंटू I2, तो के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सेकेंडरी इम्पिडेंस Z टू प्राइमरी के स्क्वायर इज यूज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यदि ट्रांसफॉर्मिंग करना है सेकेंडरी इम्पिडेंस को प्राइमरी में, तो हम के स्क्वायर का यूज करते हैं। इसके पहले बताया गया है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ऐसा यूज किया जाता है दोस्तों, के का भाग दे देते हैं हम। तो सेकेंडरी को प्राइमरी में हम शिफ्ट करना है, सेकेंडरी को प्राइमरी में शिफ्ट करना है,
तब की सिचुएशन में भाग देते हैं, क्लियर है, वो भी के स्क्वायर का। और प्राइमरी को सेकेंडरी में शिफ्ट करना है तो गुणा करते हैं। ये सब पिछली क्लास में बताया गया था दोस्तों, वहां से क्लियर कर लीजिए इसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम तो एक चीज हमें ये समझ में आती है कि यहाँ पर एक इक्वेशन बन के तैयार होता है, और वो आर एल जो है लोड, वो आर टू अपान के स्क्वायर के हो जाएगा, मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ पर आर एल लोड, बेसिकली ये जो आर एल लोड है, आर एल डेस इज इक्वल टू, आर एल लोड है, आर एल डेस इज इक्वल टू आर टू अपान के स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसको z पैरामीटर में लिखते हैं, इम्पिडेंस के पैरामीटर में, तो z2 का z2 डैश हो जाएगा z2 अपान के स्क्वायर। तो ये फ्लक्स सेटअप की प्रोसेस है दोस्तों, एक प्रकार की, जो यहाँ पर इम्पिडेंस प्राइमरी जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इम्पिडेंस है वो प्राइमरी में जब शिफ्टिंग करते हैं तब की सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर जब सेकेंडरी के सभी कंपोनेंट को प्राइमरी में शिफ्ट करते हैं तब क्या होता है, सेकेंडरी के पूरे कंपोनेंट को हम प्राइमरी में शिफ्ट कर देंगे, तब एक सिचुएशन क्रिएट और होगी दोस्तों। तो बेसिकली हम यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देख रहे हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में एक चीज हमें देखने मिलती है कि सेकेंडरी के सभी कंपोनेंट को प्राइमरी में शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सेकेंडरी के सभी कंपोनेंट को प्राइमरी में शिफ्ट करना है तो इनका दोनों का इक्वेशन सेम मिलेगा, यहाँ से इक्वल कर देंगे हम, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो प्राइमरी में शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज हो जाएगा, I1 प्राइमरी करंट हो जाएगी, R1 और Z1 ये दोनों की प्रॉपर्टी हो जाएगी। वैसे ये R2 इंटू ये हो जाएगा R1, ये X1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, रिएक्टेंस है, X1 हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा Z, ठीक है, Z1, इन दोनों का इक्विवेलेंट Z प्राप्त होगा। अर्थात ऐसा बोल सकते हैं Z इज इक्वल टू रूट में R1 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला बनता है, क्लियर है। मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग करंट तो प्राइमरी में ही रहेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी चलेगी इसमें, तो 1/G0 हो जाएगा, ठीक है, R0 का, R0 इज इक्वल टू 1/G0 हो जाएगा। वर्किंग करंट हो जाएगी दोस्तों, आई ओमेगा क्या हो जाएगी, वर्किंग करंट, वर्किंग करंट, ठीक है, I0 क्या हो जाएगी, वर्किंग करंट, और आई म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, क्लियर है सभी को, ये मैग्नेटाइजिंग करंट हो जाएगी। आर एल लोड है दोस्तों, ये लोड है, जब तक लोड कनेक्ट नहीं करेंगे, और ये भी इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड, तो इंडक्टिव लोड कनेक्ट करेंगे इसमें हम, जेड एम पैरामीटर होगा इसका। तो यहाँ पर अब देखो I1 जब शिफ्टिंग कर रहे हैं सेकेंडरी के सभी कंपोनेंट को प्राइमरी में शिफ्ट कर रहे हैं, इधर से हम इधर ला रहे हैं दोस्तों, सेकेंडरी के सभी कंपोनेंट को प्राइमरी में शिफ्ट कर रहे हैं। जब प्राइमरी में शिफ्ट करेंगे तब की सिचुएशन यहाँ पर कुछ अलग होगी। तो प्राइमरी सेकेंडरी के सभी कंपोनेंट को प्राइमरी में शिफ्ट करने पर यहाँ पर I2 डेस, ये I2 डेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये R2 सेकेंडरी वाइंडिंग के जो रेजिस्टेंस है और उनका इंडक्टेंस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, Z2 का डेस क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2, क्योंकि E1 का जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो ईएमएफ होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा दोस्तों, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में यही होता है, क्लियर है। अब ऐसा करने के पीछे भी रीजन होता है, सेकेंडरी के सभी कंपोनेंट को प्राइमरी में शिफ्ट करते हैं तब कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन करके आप क्या निकालेंगे, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हो जाएगा Z2 का डेस, क्लियर है, ये हो जाएगा R2 और XL, ये हो जाएगा Z2 का डेस हो जाएगा, और ये R1 और Z1 हो जाएगा, ये Z1 हो जाएगा, ये R1 ये X1 है दोस्तों, तब ये Z1 हुआ है, ठीक है। अब ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी E1 इज इक्वल टू E2 हो गई, R2 डेस शिफ्ट हो गया I1 से। अब यहाँ पर यदि इसका बेसिक डायग्राम देखें, और बेसिक डायग्राम में यदि इसका इक्वेशन देखते हैं दोस्तों, तो ये इक्वेशन इस टाइप से बन के उभरता है। चलिए, इसका इक्वेशन क्या बनता है कि Z इक्विवेलेंट का जो पैरामीटर है वो Z2 डेस प्लस ZL डेस पैरेलल ZM,
प्लस Z1 हो जाएगा। अर्थात इसे ऐसा समझेंगे हम, कोर लॉस जो है कंडक्टेंस, जिसे शो करते हैं कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस जो है कोर लॉस कंडक्टेंस हो जाएगा G0 इज इक्वल टू 1/R0। ये इसका फार्मूला बन जाएगा। मतलब कि ये अब बन जाएगा कंडक्टेंस, कोर लॉस कंडक्टेंस। और मैग्नेटाइजिंग जो सस्पेक्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस का अपोजिट बनेगा ना दोस्तों। देखो, रिएक्टेंस था, रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस था दोस्तों। चलिए इसको फिर से मैं क्लियर करता हूँ। उसमें प्राइमरी टू सेकेंडरी में था रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस था। तो उसमें अब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का यहाँ पर हमने सेकेंडरी टू प्राइमरी शिफ्टिंग की है, सेकेंडरी टू प्राइमरी शिफ्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। क्लियर है, क्योंकि G इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R होता है। और रिएक्टेंस का हो जाएगा सस्पेक्टेंस, क्योंकि ये जो रिएक्टेंस है, सस्पेक्टेंस होगा, ये होता है, सस्पेक्टेंस को B से शो करते हैं, और B इज इक्वल टू 1/, क्या होता है, X होता है। क्लियर है सभी को, क्योंकि उसमें प्राइमरी में क्या था, रिएक्टेंस था, X को कहते हैं रिएक्टेंस, इसे शो किया जाता, इसे कहते हैं हम रिएक्टेंस। और B को कहा जाता है सस्पेक्टेंस, सस्पेक्टेंस। तो इसमें x जो है वो रिएक्टेंस है, तो इसका फार्मूला है B इक्वल 1/x। अर्थात ये मान के चलेंगे उसका अपोजिट हो जाएगा कि सेकेंडरी के सभी कंपोनेंट को प्राइमरी में शिफ्ट करने पर, सेकेंडरी के सभी कंपोनेंट को प्राइमरी में शिफ्ट करने पर रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस हो जाता है और सस्पेक्टेंस का, रिएक्टेंस का सस्पेक्टेंस हो जाता है दोस्तों। मतलब कि चेंज हो जाता है। मतलब इसे ऐसा समझ सकते हैं, ये फार्मूला इसका दोस्तों, सस्पेक्टेंस इज इक्वल टू 1/, रिएक्टेंस। सस्पेक्टेंस इज इक्वल टू 1/, रिएक्टेंस। क्लियर है। और कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। ये फार्मूला है दोस्तों, इसके तहत यहाँ पर सेकेंडरी के सभी कंपोनेंट प्राइमरी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो सेकेंडरी के सभी कंपोनेंट को प्राइमरी में शिफ्ट करते हैं, तब ये यहाँ पर प्रॉपर्टी हमें देखने मिलती है। तो आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। कब की सिचुएशन में, जब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखेंगे तब। और इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में हमें यहाँ देखने मिलता है, ये बेसिक इसका जो फार्मूला है जेड इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम का, ये फार्मूला है दोस्तों। इस फार्मूले को जेड इक्विवेलेंट यदि देखेंगे तो Z2 का डेस, ZL का डेस और पैरेलल हो जाएगा ZM। ठीक है, इन दोनों के पैरेलल में हो जाएगा ZM, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, प्लस Z1 नीचे रहेगा। तो ये इस फार्मूले में हम इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला दिया हुआ था दोस्तों, इसको यदि हम बेसिकली इस कंपोनेंट में देखें, इस कंपोनेंट में हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि फार्मूला क्या है, फार्मूला है Z2 का डेस। तो Z2 कहाँ है दोस्तों, ये Z2 का डेस है, और ये Z2R2 प्लस क्या है, XL। क्लियर है। और यहाँ पर Z1 देखें तो Z1 आपको कहाँ से मिलेगा, फिर Z2 का डेस प्लस ZL है। तो ZL कहाँ पर देखने मिलेगा आपको, ये ZL आपको देखने मिल गया दोस्तों, ZL का डेस। तो ये है आउटपुट, मतलब कि लोड, जिसे कहेंगे इंडक्टिव लोड। ये है इंडक्टिव लोड। अर्थात हमें ये चीज देखने मिलेगा इस फार्मूले में कि इस फार्मूले में Z2 डेस यहाँ से प्राप्त हो गया हमें। मतलब ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो प्राइमरी में शिफ्ट हुआ है, सेकेंडरी के सभी कंपोनेंट प्राइमरी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये इसका इम्पिडेंस कंपोनेंट हो गया। अर्थात एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही क्रिएट करता है ये भी इम्पिडेंस कंपोनेंट। और ZL ये इंडक्टिव सर्किट का लोड हो जाएगा, मतलब कि आउटपुट जो लोड कनेक्ट हमने किए हैं, ये लोड का इम्पिडेंस हो जाएगा ZL डेस। ये दोनों किसके पैरेलल में होगा, ZM के। तो ये दोनों ZM के पैरेलल में होगा। तो ZM क्या कहलाएगा दोस्तों, वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट का दोनों का कंपोनेंट ZM कहलाएगा। अर्थात कि इन दोनों को यहाँ पर ZM से शो करेंगे, तो ये ZM हो जाएगा, दोनों इसके पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। इन दोनों के, ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है, इनके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये तो दिखा ही रहा है, क्लियर है दोस्तों, पैरेलल में ये दोनों सीरीज में होंगे।
ये दोनों आपस में सीरीज है में है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में। मतलब कि सर्किट डायग्राम कैसा बन गया दोस्तों, सर्किट डायग्राम इस टाइप से बन गया, सर्किट डायग्राम इस टाइप से बन चुका है कि यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम बन गया।